हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ल्ड पे। बच्चों, आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है वो 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो आज हम लोग उसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के हाजिर हुए हैं। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका M4R5 का एग्जाम है। बच्चों, M4R5 का मतलब IoT का एग्जाम है, और उस IoT के एग्जाम में आपको पता है कि आपको एम्बेड सी के कुछ सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। और उसी के रिगार्डिंग हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करी थी, जिसमें 30 महत्वपूर्ण सवाल हमने आपको बताए थे, जो कि सारे के सारे सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थे। और उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने उसमें सॉल्व कराया था। आज एक बार फिर से हम लोग हाजिर हुए हैं सी लैंग्वेज की, या यूं कहें कि एम्बेड सी के महत्वपूर्ण 35 सवाल लेकर के, जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। क्योंकि कोडिंग में वैसे सवाल हैं ही, उससे ज्यादा सवाल, उनसे ज्यादा कॉन्सेप्ट और बन ही नहीं सकते। तो हम लोग ऐसे ही सवाल लेकर के हाजिर हुए हैं, जो कि आपके IoT के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सबसे पहला सवाल बच्चा कह रहा है कि बताओ, आर्डिनो यूएनओ में कौन सा माइक्रो कंट्रोलर हम लोग लगाते हैं, या फिर कौन सा प्रोसेसर लगाते हैं। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा भैया एटमेटा 328P। क्या हो जाएगा? एटमेटा 328P। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये माइक्रो कंट्रोलर का नाम है, जो कि आपके आर्डिनो बोर्ड में लगता है। ठीक है ना, क्योंकि आपके सिलेबस में आर्डिनो बोर्ड है, तो उस आर्डिनो बोर्ड में माइक्रो प्रोसेसर नहीं लगते, माइक्रो कंट्रोलर लगते हैं। ठीक है ना। और कौन सा माइक्रो कंट्रोलर होगा? एटमेगा 328P हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विच सिंबल इज यूज्ड इन आर्डिनो टू कैलकुलेट मॉडुलस। मॉडुलस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग किस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं? तो भैया जी, मॉडुलस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग किस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे? ये मॉडुलस सिंबल का इस्तेमाल। अच्छा जी, ये करता क्या है? ये आपको रिमाइंडर बताएगा। क्या बताएगा? ये आपको रिमाइंडर बताने का काम करता है। इस बात का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द डिफॉल्ट मेथड्स इन आर्डिनो प्रोग्राम। अच्छा, आर्डिनो प्रोग्राम को हम लोग बोलते क्या है? तो आर्डिनो प्रोग्राम को हम लोग बोलते हैं भैया स्केच। क्या बोलेंगे? स्केच बोलते हैं। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। उसमें कौन कौन से मेथड्स होते हैं? तो हमारे पास दो मेथड होते हैं भैया, वॉइड सेटअप होता है और वॉइड लूप होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। और एक बात और याद रखिएगा कि सेटअप फंक्शन कितनी बार चलता है? एक बार चलता है। और लूप फंक्शन कितनी बार चलता है? इनफाइनाइट टाइम्स तक चलता है। कितनी बार चलेगा? इनफाइनाइट टाइम्स तक चलेगा। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कह रहा है ऑल कोड्स इन आर्डिनो स्केच। देखो, स्केच बोल दिया ना इसने। स्केच में जो होता है अब कोड होता है, वो कैसे प्रोसेस होता है? तो प्रोसेस होने का जो तरीका है बच्चा, वो होता है टॉप टू बॉटम का। क्या तरीका हो जाता है? टॉप टू बॉटम का तरीका हो जाता है। कभी कभी आपसे पूछ लेगा बताओ कोड कैसे चलता है, तो कोड चलता है पहले एडिटर पे जाता है। एडिटर पे कोड को हम लोग क्या करते हैं? एडिटर पे कोड को लिखते हैं। एडिटर के बाद प्री प्रोसेसर पे जाता है। प्री प्रोसेसर पर, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का सवाल बता रहा हूं मैं आपको। और प्री प्रोसेसर पे जाने के बाद फिर वो क्या होता है? कंपाइल होता है। इसको भी आप नोट कर लेंगे, ये पिछले साल आया हुआ सवाल है आपके IoT का। ठीक, तो पहले एडिटर पे जाएगा, फिर प्री प्रोसेसर पे, उसके बाद फिर ये कंपाइलर पे जाता है। ठीक है ना। आइए आगे बात करते हैं। कह रहा है ऑलमोस्ट ऑल स्टेटमेंट्स रिटन इन आर्डिनो लैंग्वेज मस्ट एंड विथ अ, किसके साथ? ये तो आपको पता होगा, जावास्क्रिप्ट में आपने इसको पढ़ा था। सी लैंग्वेज में हमने आपको पढ़ाया था कि भैया सी लैंग्वेज और जावास्क्रिप्ट में हर स्टेटमेंट का अंत किससे होता है? सेमीकोलन से होता है। इसको हम लोग टर्मिनेटर बोलते हैं। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। कह रहा सेटअप फंक्शन, अभी तो बताया सेटअप फंक्शन कितनी बार चलेगा? सेटअप फंक्शन एक बार चलेगा। और सेटअप फंक्शन का इस्तेमाल क्यों होता है भैया? पिन के फंक्शनैलिटी को डिफाइन करने के लिए, या पिन मोड फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, या फिर वेरिएबल की वेरिएबल की वैल्यू को डिफाइन करने के लिए, पिन की इनिशियल स्टेट को डिफाइन करने के लिए। इन सारे काम के लिए हम लोग क्या करते हैं भैया? आपके सेटअप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब आपको वेरिएबल डिफाइन करना है, आपको किसी पिन की स्टेट को डिफाइन करना है, किसी पिन पिन की फंक्शनैलिटी को डिफाइन करना है, तो उन सब के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? उन सब के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वॉइड सेटअप फंक्शन का। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। ठीक, अब इसमें कह रहा है एसपीआई क्या है? आपसे पूछा है कि एसपीआई क्या है। भैया जी, जो एसपीआई पिंस होती हैं, वो आपको पता होनी चाहिए कि एसपीआई पिंस कितनी होती हैं। मैं आपको बता भी देता हूं। यहाँ पर हमारे पास 4 पिंस होती हैं। कितनी पिन होती हैं? 4। पिन नंबर 11 जो होती है बच्चा, वो आपकी होती है MOSI। MOSI पिन होती है। MOSI का मतलब होता है मास्टर आउट स्लैब इन। मास्टर आउट स्लैब इन, आप इसको नोट भी करते चलेंगे। ठीक है ना। मास्टर आउट स्लैब इन पहले होती है, पिन नंबर 11। पिन नंबर 12 जो होती है, वो होती है MISO। MISO का मतलब होता है मास्टर इन स्लैब आउट। मास्टर इन स्लैब आउट। उसके बाद पिन नंबर 13 होती है बच्चा, वो होती है SCK। SCK का मतलब क्या होता है? सीरियल क्लॉक।
SCK का मतलब सीरियल क्लॉक, और उसके बाद आगे है आपके पिन नंबर 10, 14 नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाता है, पिन नंबर 10 हो जाती है, और पिन नंबर 10 जो होती है वो SS होती है। SS का मतलब होता है स्लैब सेलेक्ट। SS का मतलब क्या हो जाता है, स्लैब सेलेक्ट। ये आपको याद रखना है। ये आर्डिनो यूनो की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी SPI पिन्स हैं। तो यहाँ पर आपको क्या मिली, 10 मिली, 11 मिली, 12 मिली, 13 मिली, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ A एंड B। ठीक, तो इसको भी आप याद रखेंगे। एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि ऑप्शन का आंसर बता देना इज नॉट एनफ। ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसे सवाल मिले ना, तो आपसे गड़बड़ी के चांसेस लगभग ना के बराबर रहें। बात करें आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये आपको एक एक्सप्रेशन दी गई है, इसका आउटपुट क्या होगा। अब यहाँ पर देखो कितने ऑपरेटर हैं, पहला प्लस का है, मॉडुलस का है, उसके बाद गुणा है, और उसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस गुणा और मॉडुलस, 4 ऑपरेटर है ना। अब इसमें सबसे पहले सॉल्व कौन सा होगा, तो भैया आपको पता है सबसे पहले ये वाला सॉल्व होगा और ये वाला सॉल्व होगा। आइए करते हैं, उसके बाद इन दोनों की बारी आती है। ठीक है, करिए सर। अब इसमें ये वाला क्या करता है, रिमाइंडर बताता है। मॉडुलस क्या करेगा, मॉडुलस रिमाइंडर बताएगा। तो हमको भी रिमाइंडर निकालना है, 7 में भाग दीजिए 3 से, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। मान लिया, माइनस लगाओ, 5 लिखो, प्लस लगाओ। अब प्लस लगाने के बाद इसका इसका गुणा करो, 3 पचे कितना हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, हमने लिख दिया 15। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जुड़ेगा फिर घटेगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या करो, इसको हटा लो, इधर से चलेगा, लेफ्ट टू राइट चलेगा। तो यहाँ पर कितना जाएगा भैया, लेफ्ट राइट करेंगे तो 1 में से -5 घटाओ, कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया। उसके बाद फिर 15 यहाँ पर दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चा, आंसर आ जाएगा आपका 11। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस सॉरी सी कह रहा हूं, बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर आपको एक बहुत ही प्यारा सा सवाल दिया हुआ है। कह रहा है L बराबर 25 और 25 में मॉडुलस किया गया है किससे, 4 से। अब बता दो फटाक से कितना आएगा, रिमाइंडर ही तो बताता है भैया। रिमाइंडर बताएगा तो 4 से भाग दो किसमें, 25 में, और कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, कितना आएगा 24। और यहाँ पर आपको आंसर कितना मिल जाएगा, रिमाइंडर के फॉर्मेट में 1 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर कह रहा है बताओ 9th पिन में आपको आउटपुट सेट करना है, तो इसके लिए हमने आपको पढ़ा रखा है पिन मोड फंक्शन। कौन सा फंक्शन, पिन मोड फंक्शन। दो चीजें आपको याद रखनी थी इसमें, कि पिन मोड फंक्शन में सबसे पहले क्या लिखा हुआ, पिन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पहला ऑपरेट आपका पैरामीटर क्या होगा, पिन का होगा। दूसरा मोड है, तो ये बता रहा है कि क्या देगा, आउटपुट देगा। ठीक है ना, बस इतनी सी बात आपको करनी है। बस पहले आपको पिन नंबर लिखना है कि किस पिन नंबर पर क्या लगा हुआ है, और दूसरा देना है कि वो इनपुट देगा या इनपुट लेगा या आउटपुट देगा। ठीक है ना। तो पिन मोड फंक्शन क्या करता है, इनपुट या आउटपुट को डिफाइन करने का काम करता है। आगे कहते हैं सी लैंग्वेज इज अ सक्सीजर ऑफ विच लैंग्वेज। सी लैंग्वेज किसकी सक्सीजर है, तो भैया सी लैंग्वेज है बी लैंग्वेज की सक्सीजर, जिसको किसने लिखा था, केन थॉमसन ने लिखा था, केन थॉमसन ने। फिर सर जी सी लैंग्वेज को किसने लिखा था, तो सी लैंग्वेज को 1972 में लिखा गया, डेनिस रिची के द्वारा। किसके द्वारा, डेनिस रिची के द्वारा इसको लिखा गया था। तो इस बात का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बात समझ में आई ना, आगे चलें। अच्छा, फॉरट्रान का पूरा नाम होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक, अगला सवाल है, कह रहा सी इज अ। अब सी हमारी एक कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो सी हमारी एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और बताइए सी कैसी, तो मिडिल लेवल लैंग्वेज है, मिडिल लेवल लैंग्वेज है। और कैसी लैंग्वेज है भैया, ये आपकी मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस है। कैसी है, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस है। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखनी है। 3-4 चीजें आपकी हो गई। अच्छा, सी में क्या काम करता है, तो सी में कंपाइलर काम करता है। कंपाइलर इंटरप्रेटर से धीमा होता है कि तेज होता है, तो कंपाइलर इंटरप्रेटर के कंपैरिजन में 5 से 25 गुना तेज होता है कंपाइलर। ठीक है ना। आगे कह रहा है कि आ सी प्रोग्राम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। एक जो सी प्रोग्राम है वो किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, स्टेटमेंट का, हाँ जी बिल्कुल होती है, फंक्शन फंक्शन भी होते हैं, वेरिएबल दोनों तीनों होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। कह रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सही तरीका नहीं है। तो इसके लिए हमने आपको कुछ नियम बताए थे कि अब वो किससे स्टार्ट होगा, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, या फिर किससे स्टार्ट हो सकता है, लेटर से स्टार्ट हो सकता है, बस। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये आपका अंडरस्कोर से शुरू हो रहा है, नहीं किससे शुरू हो रहा है, लेटर से। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, अंडरस्कोर, मतलब ये वाला सही है, ये वाला भी सही है, क्योंकि ये आपका इसमें भी करेक्टर हैं, और अंडरस्कोर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्टार्ट तो आपका ये किससे नहीं हो रहा है, या आपका किसी सिंबल से नहीं स्टार्ट हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये भी आपका सही है। अच्छा, गलत कौन सा है, गलत है सर ये डी वाला। डी वाला क्यों गलत है, क्योंकि ध्यान से देखो इसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है बच्चा, इसकी स्टार्टिंग जो है ना वो एक नंबर से हो रही है, और जो कि क्या हो जाता है, तरीका गलत हो जाता है। नंबर से स्टार्ट नहीं होना है, और किससे, और सर स्पेस से स्टार्ट नहीं होगा, और स्पेशल कैरेक्टर नहीं आएंगे, सिंबल नहीं आएंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना।
डिजिट आ सकते हैं, लेकिन डिजिट कब आएंगे? डिजिट आपके आते हैं बच्चों कहाँ? पीछे आते हैं या बीच में आते हैं, शुरू में डिजिट भी नहीं आएगी। ठीक, ये आपको याद रखना है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कह रहा है बताओ सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड होते हैं? 32 कीवर्ड होते हैं, ये आपको याद रखना है। लेकिन ये तो दुनिया याद रखती है सर जी। और क्या विशेष याद रखना है? सारे के सारे किस केस में होते हैं? सारे के सारे लोअर केस में होते हैं, ये आपको याद रखना है ये चीज। ठीक, आगे कह रहा है बताओ प्रिंटफ किस लाइब्रेरी में है? तो स्टूडियो.h लाइब्रेरी में। इसका पूरा नाम क्या होता है? लिख लेना, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, ठीक है ना। अच्छा, कोनियो का पूरा नाम क्या होगा? कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसमें कौन कौन से फंक्शन है? इसमें लिख लेना CLR SCR फंक्शन है। कौन सा फंक्शन? CLR SCR फंक्शन है। और कौन सा फंक्शन है? गेट ch फंक्शन है। कौन सा फंक्शन हो जाता है? गेट ch फंक्शन। स्टूडियो में कौन कौन सा है? प्रिंट एफ है, प्रिंट एफ फंक्शन है और स्कैनएफ फंक्शन है। कौन सा है? प्रिंट एफ फंक्शन और स्कैनएफ फंक्शन हो जाएगा। बात समझ में आई ना? ये दोनों फंक्शन आपको याद रखने इसके हैं और कोनियो की ये दो फंक्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? इनमें से बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? कह रहे वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अंडरस्कोर। मस्ट कहा है, मस्ट का मतलब होनी ही चाहिए। कह रहे वेरिएबल नेम मस्ट हैव डिजिट, वेरिएबल के नाम में डिजिट होनी ही चाहिए। वेरिएबल नेम मस्ट हैव व्हाइट स्पेसिस कैरेक्टर्स, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। कह रहा है कीवर्ड्स कैन नॉट बी अ वेरिएबल नेम, कीवर्ड एक वेरिएबल का नाम नहीं हो सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगी बच्चा? बिल्कुल सही हो जाएगी। कीवर्ड जो है ना वो वेरिएबल का नाम नहीं हो सकते हैं। इतनी कहानी समझ में आई कि नहीं? ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इन चीजों को याद रखना है। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है बताओ चूज अ सी फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन इन बिलो। आपको सी में इनपुट और आउटपुट फंक्शन बताना है। अभी हमने आपको बताया इस चीज को। ये आप यहां पर देखिए, प्रिंटफ क्या करता है? प्रिंटफ आपको याद रखना आउटपुट दिखाता है। क्या करेगा? आउटपुट दिखाएगा। अच्छा जी, फिर स्कैनफ क्या करेगा? स्कैनफ इनपुट लेता है। स्कैनफ क्या लेगा बच्चों? स्कैनफ इनपुट लेता है, ये आपको याद रखना है विशेष तौर पर। आइए बात करते हैं यहाँ पर। देखो चूज अ सी फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन इन बिलो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रिंटफ और स्कैनफ। इसके साथ नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि ये गलत इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखो पी किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है? पी आपका कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, इसलिए ये सवाल का आंसर ए ना होकर के क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बात करें, कह रहा है कि विच ऑपरेटर इज यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज। टू वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए हम लोग किसका? कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, कंपैरिजन ऑपरेटर को और क्या कहते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखो पहला है ना, दूसरा, उसके बाद ये आपका हुआ तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। ठीक है ना। ये आपके क्या हैं? ये आपके इतने कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। ठीक, आगे कह रहा है बताओ ये हमारा दिख रहा है ना एक सिंबल दिख रहा है, ये सिंबल क्या है? तो इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं भैया बिट वाइज एंड। क्या बोलेंगे? बिट वाइज एंड। सर जी फिर लॉजिकल एंड क्या होता है? लॉजिकल एंड में यही कितनी बार हो जाता है? यही 2 बार हो जाता है। ये हुआ बिट वाइज एंड, हमने आपको बता दिया। लॉजिकल और क्या हो जाता है? 2 पड़ी पाई ऐसे, है ना, एकदम स्ट्रेट है, तिरछी नहीं है। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 1 पड़ी पाई ऐसे हो जाएगी। ये थोड़ी सी मुड़ गई क्या? मुझको लग रहा है थोड़ी सी बेंड हो गई है। इसको भी थोड़ा सीधा कर देते हैं, नहीं आप लोग छाप दोगे ऐसे ही। ये आपकी क्या हो जाए? ये लॉजिकल और हो गया, ये बिटवाइज और हो गया। चारों ऑप्शन क्लियर हुए ना। आइए बात करते हैं आगे। कह रहा है वी वांट टू इंक्रीज द वैल्यू, आपको सम नाम की वेरिएबल है, उसमें कितना बढ़ाना है? उसमें 1 बढ़ाना है। तो इनमें से कौन सा सही तरीका हो सकता है? प्लस प्लस करेंगे तब भी बढ़ जाएगा, प्लस इक्वल करेंगे तब भी बढ़ जाएगा, और सम बराबर सम प्लस 1 कर देंगे तब भी बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। चलें आगे। आगे कह रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल ए। एक वेरिएबल ए दिया है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी? अब इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि भैया सबसे पहले क्या सॉल्व होता है? ब्रैकेट सॉल्व होता है। ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद फिर गुणा भाग और मॉडुलस सॉल्व होगा, और उसके बाद फिर प्लस माइनस की बारी आती है। ठीक है ना। आइए देखते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। कितना हो जाएगा? 10 प्लस 2, लिखता चल रहा हूं मैं, गुड़े 12 भागे 3 दूनी 6 और प्लस 5। अब ध्यान से देखो यहाँ पर कितने लोग हैं? यहाँ पर ये 3 आ गए। अब इन 3 में फिर क्या होगा? मतलब 2 इकट्ठे आ गए भाई, ये इसके बाद सॉल्व होंगे ना। अब ये दोनों इकट्ठे, फिर लेफ्ट टू राइट चलेंगे, मतलब 10 प्लस 12 दूनी क्या हो गया? 24, और 24 में मॉडुलस भाग दो कितने? 6 से, प्लस कितना करो? 5। अब 6 चौके 24 हुआ, 6 चौके 24, मतलब 10 प्लस 4 प्लस 5, मतलब कितना हुआ? ये हो गया 10 4 14 5 19, कितना हो गया? 19। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 19 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंबल फॉर लॉजिकल एंड। बता तो दिया ना, कहां बताया? लॉजिकल एंड ये है। लॉजिकल एंड के लिए डबल
आप एम्परसेंड का इस्तेमाल करेंगे, ये आपका हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि बताओ, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। यहाँ पर लिखा है इंट मेन, हमने मान लिया, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 10 है, और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 15 है, बस बात खत्म। ठीक है ना। प्रेसिडेंस प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट की कहानी है, हमने आपको पढ़ा रखी है। x बराबर क्या कहता है, x बराबर कहता है पहले वैल्यू मेरी रख दो, उसके बाद मैं बढ़ूंगा। तो x की वैल्यू कितनी रख दी गई, यहाँ पर x की वैल्यू रख दी गई 10, x की वैल्यू कितनी आई 10, और y कह, इसमें देखो प्री इंक्रीमेंट है और यहाँ पोस्ट था। अब प्री कहता है पहले मैं बढ़ूंगा तब वैल्यू रखी जाएगी, तो 15 से बढ़ के कितना हुआ 16, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 16। तो यहाँ पर आपको कहीं दिख रहा है 10 और 16, 10 और 16 जहां दिख रहा है वही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। बात समझ में बच्चा, तो ये आपको याद रखनी है। आगे कहिए, कह रहा है कि एस्केप सीक्वेंस के बारे में कौन सा सही है, तो क्या हम लोग इसका इस्तेमाल न्यू लाइन के लिए करते हैं, हाँ जी बिल्कुल करते हैं। बैक स्लैश टी का इस्तेमाल एक हॉरिजॉन्टल टैब के लिए करते हैं, बिल्कुल किया जाता है। बैक स्लैश बी का इस्तेमाल बैक स्पेस के लिए करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर। आगे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल, इनमें से कौन सा एक वैलिड वेरिएबल नहीं है, और साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर डॉलर साइन का इस्तेमाल किया गया। हमने बार बार बताया है कि भैया सिंबल अलाउड नहीं है, सिंबल्स आर नॉट अलाउड, ठीक है ना। एक सिंबल केवल आ सकता है बस, और वो कौन सा, ये अंडरस्कोर, अंडरस्कोर केवल आप लगा सकते हो, बाकी किसी सिंबल का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, यहाँ पर एक कोड दिया गया है, इसका आउटपुट क्या होगा। y बराबर कितना है, y बराबर 4 है। आइए हम लोग देखते हैं। x बराबर आपसे कहा है 9 मॉडुलस, 9 मॉडुलस 2 गुणे 4 भागे 2, देखो सब इकट्ठा आ गए ना, और सबकी प्रेसिडेंसी क्या है, सेम है। सब लोग कैसे सॉल्व होंगे, लेफ्ट टू राइट सॉल्व होंगे, इनकी एसोसिएटिविटी हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर देखो 2 में आप भाग दो किससे, सॉरी 9 में भाग दो 2 से, और शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 हो गया, 1 गुणे 4, अब भागे 2, अब इसको सॉल्व करो, 4 एकम 4, तो 4 भागे 2, और 2 में भाग दोगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो गया 2। हाँ, आपको 2 कहां दिख रहा है, तो 2 आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा बताओ, इनमें से कौन सा एक वैलिड असाइनमेंट नहीं है, नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना, नहीं कह रहा है, तो ये भी आपका वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, और ये वाला इनवैलिड है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सर जी ये कैसे वैलिड है, तो इसका मतलब हो जाएगा y बराबर y मॉडुलस 6, बस बात खत्म। ठीक है ना, ये इस तरीके से लिखा जाता है। फिर देखो कह रहा ऑल कीवर्ड्स इन सी में सारे के सारे कीवर्ड कैसे होते हैं, पढ़ाया हुआ सवाल है भाई, कैसे होंगे, लोअर केस में होते हैं। अच्छा जी होते कितने हैं, तो होते 32 हैं, और दूसरा नाम क्या है, रिजर्व वर्ड्स, क्या है, रिजर्व वर्ड्स। ठीक है ना, ये भी इसका दूसरा नाम है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक, आगे चलिए। कह रहा व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द आर्डिनो आईडीई रिटन, आर्डिनो आईडीई को किस भाषा में लिखा गया है, तो भैया जी आर्डिनो आईडीई को हमने किस भाषा में लिखवाया है, लिखा है, अब मैंने नहीं लिखवाया भाई, बार बार मैं मेरे मुंह से यही निकलता है कि आर्डिनो आईडीई किस लैंग्वेज में लिखा गया है, जावा में लिखा गया है। लेकिन आर्डिनो आईडीई में हम लोग प्रोग्राम किस लैंग्वेज में लिखते हैं, तो भैया जी हम लोग लिखते हैं सी लैंग्वेज में लिखते हैं, या सी प्लस प्लस में लिखते हैं, या फिर एम्बेड सी भी इसको बोलते हैं। किस भाषा में लिखेंगे, एम्बेड सी लैंग्वेज में लिखा जाता है आर्डिनो आईडीई पर प्रोग्राम। लेकिन आर्डिनो आईडीई पता है आपको खुद एक सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को किस लैंग्वेज में बनाया गया है, तो इस सॉफ्टवेयर को हम लोगों ने बना रखा है किस लैंग्वेज में, जावा स्क्रिप्ट, सॉरी जावा कह रहा हूँ, जावा स्क्रिप्ट कह रहा हूँ, जावा लैंग्वेज में। और याद रखना जावा लैंग्वेज कब बनी थी, जावा लैंग्वेज बनी थी 1995 में, 1995 में बनी थी, इस बात का भी आपको याद रखना है थोड़ा सा। आगे बात आती है असेंबली लैंग्वेज की। भैया असेंबली लैंग्वेज किस फॉर्मेट में लिखी जाती है, तो असेंबली लैंग्वेज को न्यूमोनिक्स की फॉर्म में लिखा जाता है। किस फॉर्म में लिखेंगे, न्यूमोनिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अच्छा, असेंबली लैंग्वेज क्या कंप्यूटर समझ लेता है डायरेक्टली, क्या नहीं समझ पाता, उसके लिए हमको जरूरत पड़ती है असेंबलर की। अच्छा, असेंबली लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है, एक लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक, पाइथन की बारी, पाइथन कैसी लैंग्वेज है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। पाइथन को किसने बनाया, गुइडो वॉन रॉसम ने बनाया था। और पाइथन में कौन काम करता है, पाइथन में कौन सा ट्रांसलेटर, पाइथन में इंटरप्रेटर काम करेगा। कौन काम करेगा, इंटरप्रेटर काम करेगा। और सी और सी प्लस प्लस में कंपाइलर काम करेगा, ये भी आप याद रखेंगे। असेंबली में असेंबलर काम करेगा। तीनों आपको एग्जाम्पल मिल गए ना भैया, समझ में आई बात ना, फिर से सी सी प्लस प्लस में कंपाइलर, असेंबली में असेंबलर, पाइथन में इंटरप्रेटर, तीनों के एग्जाम्पल भी लिख लेना, एक के बार में सब बता दिया। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा है ए बराबर 4,
तो बताओ बी की वैल्यू क्या होगी? हमने आपको पढ़ाया था कौन सा ऑपरेटर? टर्नरी ऑपरेटर। कहाँ? अपने सी लैंग्वेज की वीडियो में। और अभी तक आपने नहीं देखी है तो जाकर के देखिए। आपको एग्जाम से पहले 2 काम करने हैं। पहला काम ये कि सी लैंग्वेज का वन शॉट पड़ा हुआ है, आपको सी लैंग्वेज की वन शॉट देखनी है। दूसरा काम ये कि 20-20, 25-25 मिनट की आपके पास 2 वीडियोस पड़ी हैं एम्बेड सी की, उन दोनों वीडियोस को आपको देख लेना है। सर जी मिलेंगी कहाँ? तो आप पहली बात तो चैनल पे जाकर के ढूंढो। नहीं ढूंढ पा रहे हो, चलो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देता हूँ, आप जाइए उसको जरूर से जरूर देखिए। ठीक है ना? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सी लैंग्वेज की लिंक मिल जाएगी और आपको क्या मिल जाएगा? आपको एम्बेड सी की भी लिंक मिल जाएगी। तो आप एग्जाम से पहले इन दोनों वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपसे ऐसे सवाल कभी भी गलत ना हो। यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो हमारा होता है ये होता है कंडीशन, और कंडीशन के आधार पर हम लिखते हैं इसका आउटपुट। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला आंसर माना जाएगा, और कंडीशन फॉल्स होगी तो क्वेश्चन आप सेमी कॉलन, ओ जो कॉलन लगा है ना, कॉलन के बाद वाला आंसर माना जाएगा। ये फॉल्स की कंडीशन में आता है भैया। अब ध्यान से देखो, बताओ कह रहा 4 बड़ा है 6 से, 4 बड़ा है 6 से, कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई ना। कंडीशन फॉल्स हुई तो यहाँ पर कौन सा आंसर माना जाएगा? कॉलन के बाद वाला माना जाएगा, और कॉलन के बाद कितना लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है, तो 6 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि विच कमांड यूज टू प्रिंट मैसेज ऑन सेकंड लाइन इन एलईडी। एलईडी ऐसी होती है आपकी, एलईडी निकल रहा है मेरे मुंह से भाई, एलसीडी मान लेना। क्या है? एलसीडी। एलसीडी में हमारे पास कितनी रोज होती हैं? 2 रोज। और एक कॉलम की बात करें 16 कॉलम होते हैं, ऐसे ऐसे करके कितने कॉलम होते हैं? 16 कॉलम होते हैं भैया। इसको हम लोग बोलते हैं 2 इंटू 16, है ना? या फिर कहीं कहीं पर मिलता है 16 इंटू 2। क्या मिलता है? 16 इंटू 2। तो आपकी एलसीडी कैसी होती है? 16/2 की होती है। अब 16/2 का मतलब भी समझिए, 16/2 का मतलब क्या होता है जानते हो? 16/2 का मतलब ये 2 इंटू 16 नहीं होती, इसको यही मानना भैया, 16 इंटू 2। 16 इंटू 2 का मतलब होता है 16 कॉलम होंगे, 2 रोज होंगे। कितने कॉलम? 16 कॉलम होंगे आपके, और 2 क्या होंगी? 2 रोज होंगी। तो यहाँ पर भी देखो, हमने जो एलसीडी खरीदी हुई है इसमें भी कितने कॉलम है? 16 कॉलम हुए हैं, और कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। अच्छा, इंडेक्सिंग भी करते हैं तो रोज की इंडेक्सिंग कहां से होती है? 0 और 1 से होती है। और कॉलम की कैसे होगी? 0 1 2 3 4 करते 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 15 तक आएगा। ये कहां तक आएगा? 15 तक। अब हमसे कह रहा है बताओ, ये हमारी पहली, 1 मिनट, ये हमारा क्या है? ये हमारा पहले कॉलम और पहली रो है। और पहले कॉलम पहली रो को हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे बच्चा? पहले कॉलम पहले रो को हम लोग 0 0 से इंडिकेट करेंगे। किससे इंडिकेट करेंगे? 0 0 से। अच्छा, उसके बाद पहला कॉलम, हाँ सॉरी, पहला रो दूसरा कॉलम, इसको इंडिकेट करना है, तो इसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग 1 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 0। अब यहां पर आपसे कह रहा है क्या? आपसे कह रहा है कि बताओ 1 0 कह रहा हूँ, 0 1 लिखेंगे भाई, थोड़ा सा मिस्टेक है, गड़बड़। अब आपसे कह रहा है बताओ कि आपको सेकंड लाइन में प्रिंट करना है इस चीज को। कहां प्रिंट करना है? सेकंड लाइन में। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे किसको? सेकंड लाइन के लिए सबसे पहले क्या लिखा जाता है? रो लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया रो। अब रो कौन सी है हमारी? रो हमारी 1 है। उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद लिखते हैं कॉलम। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों? उसके बाद हम लोग कॉलम लिखेंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? नहीं, 1 मिनट 1 मिनट बेटा, यहाँ पर गड़बड़ लिखा हुआ है, आंसर ही आपका ये आंसर ही गलत लिखा हुआ है। हमने आपको क्या बताया? 0 1। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 0 1, और 0 1 आपको कहीं पर दिया हुआ है? कहीं पर नहीं दिया हुआ। इसको आप सुधार लेंगे। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर गड़बड़ लिख उठा है थोड़ा सा, मैं सुधार देता हूँ इस क्वेश्चन को। चलिए यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ पहले। यहाँ पर बेटा कर लेना 0, आप यहाँ पर क्या कर लेना? 0 कर लेना, और यहाँ पर 1 कर लेना। ठीक है ना? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। इसको हमने आपको पहले पढ़ाया भी था, पहली वीडियो में आपको बताया भी था। जो पहली वीडियो हमने पढ़ाई है ना, वहां पर इसको लिखाया हुआ है। ठीक, यहाँ पर क्या कर लेना? यहाँ पर आप कर लीजिएगा, ये मैं ब्लैक ले लेता हूँ। ठीक, सबसे पहला काम हमने क्या कहा? यहाँ पर आपको 0 ले लेना है, हमने ले लिया 0, और यहाँ पर आपको ले लेना है 1। ठीक है ना? बस अब ये क्वेश्चन सही हो गया, और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही और सटीक जवाब। ठीक, क्या होगा इसका कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट भी हम लोग फटाक से समझ लेते हैं, आपको कंफ्यूज 1% भी नहीं होना है। मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। देखो, हमने क्या कहा? हमने आपसे कहा कि जो आपकी एलसीडी होती है ना, एलसीडी कैसी होती है? तो भैया जी, जो आपकी एलसीडी होती है वो होती है सर जी 16/2 की। कैसी होती है? 16 इंटू 2 की होती है। ये आपका हो गया ऐसे, इस तरीके से। ठीक है ना? ऐसे हम इसको फटाफट बांट देते हैं। 16/2 की एलसीडी होती है। 16/2 का मतलब सर जी 16 कॉलम होंगे।
क्या होंगे, 16 कॉलम होंगे और 2 हमारे पास क्या होती हैं, 2 हमारे पास रो होती हैं। अब बात समझ में आ गई सर जी, पहले क्या लिखा जाता है, पहले कॉलम लिखा जाता है, उसके बाद क्या लिखा जाता है, उसके बाद रो लिखा जाता है। तो हमको देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, दूसरी लाइन का पहला कैरेक्टर, दूसरी लाइन का पहला कैरेक्टर का मतलब पहले कॉलम लिखेंगे ना, तो कौन सा कॉलम नंबर है, कॉलम नंबर तो 0 ही है, और रो नंबर कौन सा है, रो नंबर 1 है, यहाँ पर 0 और 1, तो यहाँ पर 0 और 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा बच्चा, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 0,1। आप उस क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार लेंगे बस। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन नेम फॉर टर्न ऑन एलईडी। आपको एलईडी टर्न ऑन करनी है, तुम्हारे पास कौन सा फंक्शन होता है, हमारे पास हो जाता है डिजिटल राइट फंक्शन। याद क्या रखना है सर जी, डिजिटल का डी आपका स्मॉल होगा और राइट का डब्ल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। यही चीज आपको यहाँ पर याद करने वाली थी बस। डिजिटल का डी स्मॉल होगा, राइट का डब्ल्यू कैपिटल होगा, दैट्स इट। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है विच कमांड इज यूज टू क्रिएट अ डिले। डिले क्रिएट करने के लिए आप लोग किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं, तो डिले क्रिएट करने के लिए हम लोग डिले कमांड का इस्तेमाल करेंगे। बड़ी बात यह है कि आपको इसमें जो वैल्यूज देनी होती है वो किस में देनी होती है, वो मिली सेकंड में देनी होती है, और 1 सेकंड आपको प्रिंट कराना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 लिखना पड़ेगा। 1 सेकंड का डिले चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा 1000, क्योंकि चीजें किस में लिखी जाती हैं बच्चा, मिली सेकंड में लिखी जाती हैं बस। आखिरी सवाल आज की इस वीडियो का, कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स डज द सेटअप फंक्शन रन। सेटअप फंक्शन कितनी बार रन होता है, बार बार पढ़ाया हुआ सवाल है। सेटअप फंक्शन कितनी बार रन होगा, एक बार। फिर लूप फंक्शन कितनी बार रन होता है, तो लूप फंक्शन आपका जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स तक रन होगा। कितनी बार, इनफाइनाइट टाइम्स तक रन होगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और ये आपके इंपॉर्टेंट 35 सवाल रहे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको 30 सवाल और कराए हुए हैं एम्बेड सी के, और ये आपके इस तरीके से कितने हो गए, 65 सवाल। इसके बाद एक वीडियो और आएगी जहां पर हम लोग 35 और इंपॉर्टेंट सवाल कर रहे होंगे, और वो उतना आपके पॉइंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एनफ है। उससे ज्यादा आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो चीजें याद रखनी है, क्या याद रखना है कि एग्जाम आपका 15 से शुरू हो रहा है और आज 14 तारीख इसमें हो गई। तो क्या क्या चीजें याद रखनी है, ध्यान से सुन लो आप। पहली बात कि आपको सी लैंग्वेज की एक वन शॉट वीडियो उठा करके पढ़ लेनी है, ठीक है ना। आपके पास, आप मेरे चैनल पर जाएंगे, वहां पर 2 घंटे की वीडियो भी पड़ी हुई है, 1 घंटे की वीडियो भी पड़ी हुई है। जो आपको समझ में आए आप उसको पढ़ लीजिए, उतना एनफ होगा सी लैंग्वेज के लिए। उसके बाद हमने 2 वीडियोस डाल रखी हैं एम्बेड सी की। किसकी, एम्बेड सी की 2 वीडियोस डाल रखी हैं। एक आपकी करीब 37 मिनट की है, एक 20 मिनट की है, आप उसको पढ़ लेना। उसके बाद क्या करना है, एक वीडियो अभी आपको और पढ़नी थी, किसकी, जो आपकी एम्बेड सी के 30 एमसीक्यूज थे, और वो 30 के 30 प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज थे। आप केवल इतना पढ़ लीजिए बस, जितना हमने आपको बताया। इतना पढ़ने के बाद आप पेपर में जब बैठेंगे तो आपको एम्बेड सी के सवालों में कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है ना। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इतनी तैयारी के साथ एग्जाम में जाएंगे, और आपके पास फिर जब आपके पास क्वेश्चन आएंगे ना, तो वो बिल्कुल हल्के लगेंगे, आप उसका फटाफट आंसर टिक करते जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ अभी हम लेते हैं विदा। और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो ऐसे लोगों के पास जरूर भेजिए जिनको M4 R5 का एग्जाम देना है और जिनको अभी भी थोड़ी सी कोडिंग में समस्या आ रही है, ठीक। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, टेक केयर, बाय बाय।